तो फिनिक्स सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और यह जो संबंधित होगा कोशिका चैप्टर से, जिसका हम लोग कुछ दिन से जो है इसका स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अब देखें कि इसमें जो हम लोग पढ़े हैं वैसे उसमें जो है इस तरह से जो है उससे क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में कैसा आया है। आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी आधारित है, और ये इतना सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारा का सारा जो है रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए, अगर कोशिका संबंधित कोई भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो नहीं समझ में आता है वो अगर देखना है तो इसके लिए वीडियो बना हुआ है बहुत सारा टॉपिक वाइज। जैसे सेल का फंडामेंटल यूनिट अगर समझना है सेल के बारे में, सिर्फ एक वीडियो बना हुआ है। सेल थ्योरी के बारे में अगर जानना है थ्योरी का, तो सेल थ्योरी का अलग टॉपिक उससे बना हुआ है वीडियो। और अगर जो है न्यूक्लियस के बारे में जानना है सिर्फ, तो न्यूक्लियस का अलग वीडियो बना हुआ है। इस तरह से सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ना है तो उसका अलग से वीडियो बना हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। नहीं देखिएगा तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी जब क्वेश्चन आएगा तो उस तरह से आपको जो है समझाने की कोशिश की जाएगा शॉर्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश पराग केंद्री केंद्रकीयों में मौजूद नहीं होता। अब देखिए, कोशिकीय घटक यहाँ पर कहते हैं सेल ऑर्गेनेल को, सबसे पहला बात। ठीक है। ये पराग केंद्रीय मतलब यहाँ पर देखिए प्रोकारियोट लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल दो तरह का होता है, एक होता है प्रोकारियोट, एक होता है यूकैरियोट। ठीक है। तो प्रोकारियोट और यूकैरियोट में सबसे बेसिक डिफरेंस होता है कि उसका केंद्रक यानी न्यूक्लियर में जो मेम्ब्रेन जो है ना वो नहीं होता है। प्रोकारियोट में मौजूद नहीं होता, क्या होता है उसके केंद्रक में झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना मौजूद नहीं होता है। ठीक है। जबकि यूकैरियोट जो सेल होगा उसमें उसका केंद्रक में या उसके न्यूक्लियस में झिल्ली होगा। ठीक है। चलिए, प्रोकैरियोट यूकैरियोट का वीडियो अभी तक नहीं डाला गया है, अगर कहिएगा तो इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ इसका डिफरेंस है। जैसे इसको कुछ इस तरह से आप लोग समझ लीजिए, और जगह कहीं पर दिखना है देखिए। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो प्रोकैरियोट जो है ना उसका न्यूक्लियस जो है ना उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो डायरेक्ट सेल में से बिखरा हुआ रहता है। और इकैरियोट का जो है न्यूक्लियर जो है ऐसा घिरा हुआ रहता है झिल्ली से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। मानव कोशिकाओं, और ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज के विघटन के लिए हमारे बॉडी में आवश्यकता होती है ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उसका बाय प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होता है। ठीक है। इसको हम श्वसन कहते हैं। तो हम लोग जो है मानवीय क्रियाएं पढ़ेंगे, जैव प्रोसेसेस, बायो प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो उसमें एक आएगा रिस्पिरेशन, और रिस्पिरेशन का में एक आता है टर्म है ब्रीदिंग, मतलब इनहेल और एक्सहेल, ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। ठीक। और इसकी वजह से ही ना ग्लूकोज का जो है क्या होता है, वो सिंप्लीफिकेशन होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो सिंपल मॉलिक्यूल में टूटते हैं। नेक्स्ट, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है। अब देखिए, ऊर्जा मुद्रा इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी। ठीक है। एनर्जी करेंसी क्या होता है, एनर्जी करेंसी कहते हैं एटीपी को। इसको कहते हैं एटीपी को। और एक सेल ऑर्गेनेल में एक आप लोग को पढ़ाए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ाए होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है जब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया होती है, और इसी श्वसन की प्रक्रिया कारण यहाँ पर जो है भोजन का जो है ना यहाँ पर वो टूटता है, खाना टूटता है, ग्लूकोज टूटेगा, ये जो भी खाना है वो टूटेगा, और उससे जो है एटीपी का निर्माण होगा, एटीपी से ही ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको जो है कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और एटीपी को जो है एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ठीक है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। चलिए, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब देखिए, कोशिकांग किसको कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं फिर वही सेल ऑर्गेनेल को। और सेल ऑर्गेनेल किसको कहते हैं, ये स्पेसिफिक जो है ये स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, जो प्रेजेंट कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। और ये स्पेशल फंक्शन ये करता है, स्पेशल फंक्शन के लिए ये बना होता है, यानी कोई विशिष्ट कार्य जो है उसको अंजाम देगा यहाँ।
ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में बहुत सा जो है सेल ऑर्गेनेल होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, ये सब सेल ऑर्गेनेल का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ जो कोशिका का आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, सिंपल वे जान लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो देखिए, कार्बन ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, और बोले ना ये बड़ा मोलिक्यूल है, उससे छोटा मोलिक्यूल बन रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स सिंपलर हो रहा है। ये कहाँ पर होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब यहाँ पर देखिए कोशिका द्रव्य लिख दिया है, ठीक है, तो कोशिका द्रव्य को आप कह लीजिए प्रोटोप्लाज्म पहले। अब प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म से मिलकर बना है। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हालांकि इसका आंसर जो है ज्यादा जो है एप्रोप्रिएट माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है ये इसको कोशिका द्रव्य मान रहा है। उसे तो एक थैली, एक जेली पर जैसा पदार्थ जो कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच पाया जाता है। ओ सॉरी, प्रोटोप्लाज्म, उसको तो जीव द्रव्य कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल होते हैं। सेल ऑर्गेनल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसमें गोल्जी बॉडी होगा, हरित लवक कैसा पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो होता है। तो जी कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो पाया जाता है एक लिक्विड जो है, ठीक है, फ्लूइड, उसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी में कोशिका द्रव्य में बहुत से कोशिकांग पाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम। ठीक है, चलिए, इसका ये आंसर ए माना है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका बी आंसर होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? चलिए, तो इसमें जो है इसकी उप इकाई जो है क्या होगी, वो सी नंबर 50S और 30S टाइप की होती है। अब ये क्या होता है देखो, प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों तरह के सेल में पाया जाएगा, ठीक है। और राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन संश्लेषण। तो यहाँ पर राइबोसोम जो है कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली में जुड़े होते हैं, प्रोकर 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। दो उप इकाई 50S और 30S में बनी, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होती है, ठीक है। तो ये आप अपना 70S मिल के बनाता है, और 50 और 30 का एस में जो है ये राइबोसोम होता है, इसका उप इकाई। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल। ये पढ़ लीजिए। कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, तो ये गलत को चुनना है तो यही होगा। इसमें झिल्लीबद्ध नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा कोई भी सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल या न्यूक्लियस दोनों जो है सेल बाउंड नहीं होता, माने मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, झिल्लीबद्ध नहीं होता है। अत्यधिक छोटा होता है, वही है। एकल गुणसूत्र होता है, ये भी सही है। नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? चलिए, ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल हो गया, ठीक है। तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा, ये सी आंसर हो जाएगा, 30.5 किलो मोल, ठीक है। ये इतना जो है आंसर इसमें आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, चलिए, कौन सा कोशिकांग जो है वो विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो कौन करता है ये? तो ये करता है अंतःद्रव्य जालिका, ये डिटॉक्सिफाइंग का काम करता है, ठीक है। अंतःद्रव्य जालिका मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? ठीक है, अभी उत्तक का सवाल यहाँ पर आ गया है कैसे है, तो ये इसमें सी है, सल की उपकला में जो है चपटी कोशिकाएं होती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ठीक है, तो ये सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है,
तो ये गलत है, एसिटिक अम्ल का नहीं, जबकि ग्लूकोज का विघटन होता है। देखिए यहाँ पर दिया होगा गलत, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के साथ एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं, बल्कि पायरुवेट का विघटन होता है या ग्लूकोज का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका कार्य के पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर। नेक्स्ट, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? अब यहाँ पर SER अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ जान लीजिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सरफेस है उसमें राइबोसोम लगा होता है, इस तरह से राइबोसोम। इसका मेन काम हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ वाला चिकना होगा बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं लगा, तो ये इसका काम है लिपिड सिंथेसिस या लिपिड का फॉर्मेशन का। ठीक है, तो क्या है लिपिड सिंथेसिस? देखिए लिपिड का संश्लेषण इसका मुख्य कार्य हो जाएगा, इसका आ जाएगा बी। प्रोटीन संश्लेषण कौन है? राइबोसोम। औषधीय विषादी का निराशकरण किसका, तो मेन काम किसका है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर फिर आंसर में थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी आ गई है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए, SER का जो है काम लिपिड सिंथेसिस का है, ये होना चाहिए। अब इसको ये मान ले रहा है, कंफ्यूजन है। हालांकि एनसीईआरटी में देखिएगा तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? लिपिड का संश्लेषण SER का मुख्य कार्य ये है। ER जो होगा इन जनरल उसका कार्य होता है ये। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये भी हो सकता है, यहाँ पर इसको माना जा सकता है। नीचे दिए गए चित्रों A और B में दो प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाता है। इसके सवाल में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है? विभाजन भी कब और कहाँ होता है? कोशिका विभाजन, अच्छा उसमें ए हो सकता है लिखा हो, क्वेश्चन हो सकता है दूसरा हो। अच्छा ऑप्शन देखिए, ए समसूत्री विभाजन, ये ए है और ये बी है। ए समसूत्री विभाजन है, बी असूत्री विभाजन है। दो, वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ए असूत्री विभाजन। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, कोशिका विभाजन दो तरह का होता है। सेल डिवीजन जो है ये दो तरह का होता है, एक को माइटोसिस कहते हैं और एक को मीयोसिस कहते हैं। माइटोसिस मतलब समसूत्री ये वाला, और मियोसिस मतलब अर्धसूत्री। माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से, एक मातृ कोशिका से दो संतति कोशिकाओं, दो जो है जो सेल का जो है इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और मियोसिस में जो है एक पेरेंट सेल से जो है चार संतति कोशिकाओं का, ठीक है, या चार जो है चार कोशिकाओं का एक से निर्माण होता है, इसको अर्धसूत्री विभाजन का। और वृद्धि के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। अभी ये तो एक ऑप्शन तो ठीक है, दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा इसमें असूत्री विभाजन का नहीं वृद्धि के लिए, बल्कि माइटोसिस की जरूरत है। ठीक है, चलिए पहला कर असूत्री विभाजन, तो ये इसी से गलत हो गया। ये देखिए समसूत्री विभाजन है, अब भी असूत्री विभाजन, ये सही है, लेकिन युग्मक निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। ये देखिए ये सही है फिर। ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा। देखिए जनन कोशिका में देखिए मियोसिस जो है ना वो जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जर्म सेल्स में। और ये जो है वेजिटेटिव सेल में होता है, मतलब कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक मैंने सेल ऑर्गेनेल को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन का कारखाना कहाँ होगा? जो प्रोटीन संश्लेषण करेगा तो राइबोसोम को कहा जाएगा। निम्न में से किसी कोशिका का पावर हाउस है, तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, अभी इधर ही पढ़े थे। देखिए यहीं पर ये वाला, ये किसका, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली बताया था, लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? फिर वही लाइसोसोम रिपीट हो गया। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? किन जीवों पर लागू नहीं होगा? या जो है विषाणुओं पर लागू नहीं होगा। विषाणु मतलब वायरस पर। ठीक है, चलिए कोशिका सिद्धांत का अलग से वीडियो बनाए हो, आप चाहें तो आप देख सकते हैं, लिंक यहाँ पर डाल दिया जाएगा।